हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, अधिगम के सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे और अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया था। आज की क्लास में भी हम एक अधिगम के सिद्धांत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम कुछ दिनों से ऐसे सिद्धांत पढ़ रहे हैं जो छुपे हुए हैं। छुपे होने से मेरा तात्पर्य है कि जिनके ऊपर लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है या उन सिद्धांतों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उन सिद्धांतों को डिटेल से नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, इनकी थ्योरी तो डिटेल से पढ़ाई जाती है। फिर जो मेन आते हैं जैसे वाइगोत्स्की आ गया, अपन ने कुर्ट लेविन को पढ़ा है ना। तो ऐसे जब विद्वान आते हैं या ऐसे जब सिद्धांत आते हैं तो हम उनको बड़े शॉर्ट से निपटा देते हैं। लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके से प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर जैसे प्रतियोगिताएं बढ़ती जा रही है, तो उसके अनुरूप हमें थोड़े से इन सिद्धांतों को भी डिटेल से जानना जरूरी होगा, जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत कहलाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, जो सिद्धांत बड़ा छुपा हुआ है, जिसके ऊपर किसी ने विशेष प्रकार की चर्चा नहीं की है या किसी ने भी उसके ऊपर खास तरीके से ध्यान नहीं दिया है। मैं आज आपका ध्यान उस सिद्धांत की तरफ ले जाना चाहता हूं जो इतना इंपॉर्टेंट है, जो इतना महत्वपूर्ण है। आप कहोगे कि सर ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो इतना महत्वपूर्ण है या इतना इंपॉर्टेंट है? तो बिल्कुल दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। कौन सा पढ़ने वाले हैं दोस्तों? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, इसको मैं कह सकता हूं साइन लर्निंग थ्योरी। साइन लर्निंग थ्योरी। आज जो सिद्धांत पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? अपन चिन्ह अधिगम का सिद्धांत या अपन पढ़ने वाले हैं साइन लर्निंग थ्योरी। किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? तो ये आपके एडवर्ड एस टॉलमैन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। आप केवल याद रखिएगा टॉलमैन। क्या याद रखोगे दोस्तों? टॉलमैन का यह सिद्धांत आज अपन पढ़ने वाले हैं। टॉलमैन के सिद्धांत के ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले कि चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किस प्रकार से टॉलमैन ने जो है प्रस्तुत किया था। आपको यह भी ध्यान रखना है, इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले कुछ चीजों के बारे में आपको जानकारी हो जानी चाहिए। क्या जानकारी हो जानी चाहिए? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यह सिद्धांत आपके व्यवहारवाद व संज्ञानवाद का मिश्रण है। क्या है दोस्तों? मिश्रण है। यानी कि हम जो दो प्रकार पढ़ते आ रहे हैं, अभी हमने व्यवहारवादियों के भी कुछ सिद्धांत पढ़े, हमने संज्ञानवादियों के भी कुछ सिद्धांत पढ़े। इन दोनों का एक मैशअप है, इन दोनों का एक मिश्रण है, जो आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। या फिर आप इसको क्या ऐसे कह सकते हो, आपके एस आर थ्योरी जो है, एस आर का मतलब हो गया जो आपके स्किनर ने दी थी और जो आपके पावलोव ने दी थी, है ना, आर टाइप और एस टाइप थ्योरी, वो तथा प्रबलन का सिद्धांत या जिसको अपन क्या कहते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत अपन कह सकते हैं वो, और उसके बाद में कॉग्निटिव थ्योरी जो है जिसको अपन संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। एस आर तथा संज्ञानात्मक विकास के मध्य संज्ञानात्मकता के मध्य की कड़ी है। मध्य की कड़ी है। ये यही बात हो गई मैंने जो ऊपर लिखी थी। इसका मतलब ही व्यवहारवाद है, इसका मतलब ही संज्ञानवाद है। तो आपको ये ध्यान रखना कि इन दोनों का जो है इन्होंने मैशअप किया है। लेकिन यहां पे ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम टॉलमैन को व्यवहारवादी माने या टॉलमैन को संज्ञानवादी माने। तो दोस्तों ध्यान रखना, टॉलमैन एक प्रकार का व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक था, संज्ञानवादी नहीं था। लेकिन इन दोनों का इन्होंने मिश्रण किया है। उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद उसका मेन लक्ष्य था या उसकी मेन थ्योरी थी। तो इसका जो अर्थ है वो आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है इस थ्योरी के बारे में दो तीन चीजें, कि इसके उपनाम क्या क्या हैं, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसको एक नाम से जाना जाता है दोस्तों संकेत अधिगम का सिद्धांत। इसको और क्या कहा जाता है? संकेत अधिगम का सिद्धांत। इसी को कहा जाता है प्रत्याशा का सिद्धांत। प्रत्याशा का सिद्धांत।
इसी को कहा जाता है उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का सिद्धांत। उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है संकेत गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, इनके ये कुछ उपनाम हैं जो आप याद रख सकते हो, और नहीं रख पा रहे हो तो इसका सिंपल सा नाम याद रख लें आप, साइन लर्निंग थ्योरी, या इसको चिन्ह अधिगम का सिद्धांत या संकेत अधिगम के सिद्धांत के नाम से इनको जाना जाता है। ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है इसके बाद में कि टॉलमैन ने जो अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इसने इस सिद्धांत के अंतर्गत जो रिसर्च किया था वो कहां पे किया था दोस्तों? तो यहां पे आपको एक यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना पड़ेगा, एक विश्वविद्यालय का नाम जो है आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, याद रखना पड़ेगा, जिसका नाम है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। इसने जो ये अध्ययन किया था वो कहां पे किया था दोस्तों? तो ये ध्यान रखना, इसने ये अध्ययन किया था आपके कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अंतर्गत। इस प्रयोग को इन्होंने निष्पादित किया था विश्वविद्यालय में। कहां पे किया था? तो यह भी ध्यान रखना है कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अंतर्गत इस सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया था। फिर आपको इसकी किताब का नाम भी ध्यान रखना है एक बार। तो इसकी बुक कौन सी इंपॉर्टेंट थी या कौन सी इन्होंने किताब लिखी थी दोस्तों? तो इनकी एक ही किताब है जो बड़ी प्रसिद्ध है, वो है दोस्तों परपेसिव बिहेवियर की जगह पे रिज्म लिखना है आपको, बिहेवियरिज्म है ना, परपेसिव बिहेवियरिज्म इन मैन एंड एनिमल्स, ये इसकी प्रसिद्ध किताब का नाम है जिसमें इसने इस प्रकार की रिसर्च को लिखा था। ये एक बेसिक जानकारी है जो हमारे पास में एक बार हो जानी चाहिए। फिर मैं इसके और कुछ चीजें आपको डाटा बताऊंगा, लेकिन ये डाटा एक बार याद रखना क्योंकि मोटे मोटे तौर पर यहां से प्रश्न बन सकता है ना। जैसे पूछ ले कि किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहारवाद और संज्ञानवाद को मिला करके एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो टॉलमैन का नाम ले लें। टॉलमैन एक नया नाम है तो पूछ लिया जाए कि टॉलमैन के रिसर्च का संबंध किस यूनिवर्सिटी से, तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से। किताब का नाम पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि परपेसिव बिहेवियरिज्म इन मैन एंड एनिमल्स। ये आपको इन किताब के नाम भी क्या रखने हैं, याद रखने। अब देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ इनके पहले प्रयोग बताता हूँ। इन्होंने वैसे 5-7 प्रयोग किए थे, अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए थे। मैं एक आपको प्रयोग बता देता हूं जिससे आप अनुमान लगा लेना, जो इसका बड़ा प्रयोग है भूल भुलैया प्रयोग, है ना। देखिएगा एक प्रयोग आपको इनका मैं समझा देता हूं, क्योंकि प्रयोग इन्होंने इतने बना रखे हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि किस बिहेवियर के ऊपर काम किया है इन्होंने। देखिएगा ये मान लीजिए इन्होंने क्या बना रखा है, एक प्रकार का एक भूल भुलैया बना रखा है। भाई क्या बना रखा है? भूल भुलैया। भूल भुलैया के अंदर क्या हो गया दोस्तों कि रास्ते बना रखे। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने ऐसे रास्ते बना रखे कि ये रास्ता यहां तक जा रहा है, यहां पे इन्होंने रास्ते को क्या कर दिया, बंद कर दिया कि यहां से अब आगे रास्ता नहीं है। ये रास्ता खुला, इसको यहां पे टन दिया, यहां पे इस रास्ते को बंद कर दिया। फिर यहां से रास्ता खुला, यहां पे इस रास्ते को बंद कर दिया। फिर यहां से नया रास्ता दिया, यहां पे इस रास्ते को बंद करके ऐसे घुमा दिया। ऐसे घुमावदार इन्होंने बहुत सारे क्या बना रखे थे दोस्तों, रास्ते बना रखे थे, जो हर जगह पर एक ब्रेक होता है। और इस तरीके से करते करते मान लीजिए कि यहां पे इन्होंने रख रखा है भोजन। क्या रख रखा है मेरे दोस्तों? यहां पे इन्होंने रख रखा है भोजन। अब यहां पे क्या करते हैं कि इस भूल भुलैया के अंतर्गत वो एक चूहे को छोड़ देते हैं जो भूखा है। किसको छोड़ देते हैं दोस्तों? चूहे को छोड़ देते हैं। अब चूहे को यहां पे पता है कि इन भूल भुलैया रास्ता में से काटते हुए अपन को लक्ष्य तक क्या करना है, पहुंचना है ना, एक टारगेट तक हमें जाना है। लेकिन चूहे के लिए बड़ी समस्या आती है कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और एक रास्ता बंद आ जाता है। अब ऐसे करते करते चूहा क्या करता है कि अपनी भूल भुलैया को एक समय निकालते हुए अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है और वो भोजन को प्राप्त कर लेता है। अब यहां पे आपके टोलमैन क्या करता है पता है कि जहां पे आपके ब्रेकर आते हैं या रास्ते घूमने वाले होते हैं तो किसी किसी जगह पर उसने कुछ चिन्ह लगा रखे,
कुछ संकेत लगा रखे। संकेत का मतलब क्या हो गया, जैसे चूहा यहां पे जाएगा तो यहां पे उसने एक आर्टिफिशियल चींटी को रख रखा है, यहां पे एक फ्लावर लगा रखा है ना, यहां पे एक पानी का नल लगा दिया मान लीजिए। ऐसे संकेत लगा रखे ताकि चूहे को ये पता चले कि वो चींटी तक आए कि हाँ मैं कल चींटी तक आएगा, मैं बिल्कुल सही रास्ते पे हूँ। थोड़ा सा आगे जाए उसको एक फ्लावर दिखे, फूल दिखे तो उसको ये लगे कि हाँ ये फूल भी कल रास्ते में आया था, मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। फिर आगे आए उसको नल दिखे तो उसको पता चले कि हाँ नल भी बिल्कुल सही रास्ते में, मैं बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा हूँ। इन संकेतों के माध्यम से वो कहाँ पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यानी कि अब तो ये तो हो गया इनका एक सिंपल सा थ्योरी या एक सिंपल सा इनका एक्सपेरिमेंट। अब इसको मैं आपको डिटेल से समझाता हूं या इसको मैं विस्तृत समझाता हूं कि इन्होंने काम किस प्रकार से किया था। जैसे देखिएगा, हम कभी कभी शहर गांव से जब शहर में रहने के लिए जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि कॉलेज से या यूनिवर्सिटी जहां से भी अपन पढ़ते हैं वहां से रूम के बीच में एक डिस्टेंस होता है, शहर बिल्कुल नया होता है, हमें रास्ता पता नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कुछ संकेत हमारे दिमाग में चलते फिरते बिठा लेते हैं, जान से नहीं बिठाते हैं। जैसे देखिएगा, आप अपने रूम से यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो जाते वक्त आप कई दुकानों को देखते हो, कई पान के केबिन्स को देखते हो, कुछ स्टेशन को देखते हो, कई नाम पढ़ते हो होर्डिंग के ऊपर, ऐसे चलते चलते आप अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हो। फिर यूनिवर्सिटी से वापस अपने घर की तरफ निकलते हो तो हमारे अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। तो जैसे ही अपन चलते हैं तो अपन को एक होर्डिंग नजर आता है और आपको पता चलता है ये होर्डिंग में गया था तब रास्ते में था, मतलब मैं सही रास्ते पे हूं। कोई दुकान नजर आती है आपको, आपके तो नहीं बिल्कुल ये सही है, मैं ये दुकान में गया था तब रास्ते में आई थी, ये स्टेशन ये चौराया में गया था तब रास्ते में आया था। यानी कि हम चिन्ह के माध्यम से कहां पहुंच रहे दोस्तों, अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे। संकेत के माध्यम से हम कहां पहुंच रहे, अपने लक्ष्य तक पहुंचते। अब ये क्या कहता है कि व्यक्ति को जब आपको लक्ष्य पूरा पता चल जाएगा, जैसे एक दिन आप रास्ता पूरा सीख जाओगे, आप वहां तक पहुंच जाओगे, तो क्या आप उन संकेतों का प्रयोग करोगे? जैसे 10 दिन तक आपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी और अपने रूम का जो है डिस्टेंस तय किया, अब क्या 11, 12 दिन, 15 दिन होने के बाद भी आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि मुझे जो है अभी भी ये चौराया आया है, अभी ये होर्डिंग आया है, मैं सही जा रहा हूं? ऐसा नहीं है। एक दिन अपन सीख जाते हैं और सीखने के बाद उन चौराहे, उन होर्डिंग या उन दुकानों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। इसको इसने नाम दिया है अव्यक्त अधिगम। क्या नाम दिया है? अव्यक्त अधिगम। टोलमैन का ऐसा मानना था कि हम लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते कई प्रकार के अधिगम करते हैं। व्यक्ति अधिगम तो कर लेता है लेकिन प्रत्येक अधिगम का निष्पादन नहीं करता, पूर्ण नहीं करता। तो इसने कहा कि अधिगम और निष्पादन दो अलग अलग प्रक्रिया है। हम बहुत सारी चीजों को सीख लेते हैं लेकिन उसको निष्पादित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है कि वो अधिगम आपके लिए उद्देश्यपूर्ण नहीं है। जैसे देखिएगा, आपको कॉलेज से घर जाना है, आपका उद्देश्य क्या है? घर पहुंचना। अब इसके बीच में आने वाली दुकानें, इसके बीच में आने वाले होर्डिंग, इनके बीच में आने वाले जो आपके अन्यत्र चीजें हैं, वो चीजें आपका मूल उद्देश्य नहीं है, वो एक संकेत है जो आपको लक्ष्य तक। लेकिन आपने सीख तो लिया कि देखो अब ये होर्डिंग आया है, अब वो चौराया आएगा, अब वो हेडपंप आएगा जहां से टर्न लेना है, अब वो मेडिकल आएगी जिस वाली गली में हमें घुसना है। तो ये आपने सीख तो लिया कि इसके बाद में ये आएगा, लेकिन जब आप अपने घर का पूरा रास्ता पता कर लेते हो, आपके पूरे उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हो, तो फिर इन चीजों को आप भूल जाते हो। यानी कि इसको कहते हैं अव्यक्त अधिगम। यानी कि टोलमैन का यह मानना था कि बालक जब किसी भी लक्ष्य तक पहुंचता है ना, तो केवल और केवल 2 अधिगम पूरा करता है, लेकिन वो निष्पादित केवल व्यक्त अधिगम को ही करता है। जिसको निष्पादित करते हैं उसको अपन कहते हैं व्यक्त अधिगम, और जिसको निष्पादित करना बंद कर देता है उसको अपन कहते हैं अव्यक्त अधिगम। जैसे इस भूल भुलैया के अंतर्गत चूहा इस चींटी के माध्यम से, फ्लावर के माध्यम से, नल के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा था। तो कुछ दिनों तक तो याद रखा कि उसने, जैसे मैं चींटी के पास में गया तो क्या याद रखेगा, अब आगे फ्लावर आएगा, फ्लावर के पास में गया अब आगे नल आएगा, ऐसे करते करते वो लक्ष्य तक पहुंचा। लेकिन एक दिन तो वो रास्ता सीख जाएगा, सीखने के बाद वो इन संकेतों को भूल जाता है। चींटी कब पीछे रह जाती है उसको कोई लेना देना नहीं है, नल कब छूट गया उसको कोई लेना देना नहीं, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अब उसने अधिगम तो इनका भी किया था, लेकिन ये अधिगम जो है, ये वाला जो अधिगम का पार्ट है, ये आपके नल वाला अधिगम हो, चींटी वाला अधिगम हो या फ्लावर वाला अधिगम हो, ये कहलाएगा आपके अव्यक्त अधिगम।
कौन सा अधिगम कहलाएगा? अव्यक्त अधिगम। ध्यान रखना, सबसे पहले अव्यक्त अधिगम की विचारधारा को स्पष्ट करने वाला या सबसे पहले अव्यक्त अधिगम को स्पष्ट करने वाला व्यक्ति कौन था? तो सबसे पहले अव्यक्त अधिगम को स्पष्ट करने वाला व्यक्ति भी टॉलमैन था। यह भी आप इसके साथ में ध्यान, इसीलिए इस सिद्धांत को अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि टॉलमैन का ऐसा मानना था कि व्यवहार हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। व्यवहार कैसा होता है दोस्तों? व्यवहार हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है, कि कोई भी व्यक्ति कोई व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा हुआ है, और यदि कोई व्यवहार उद्देश्यपूर्ण नहीं है तो वो अव्यक्त अधिगम में आ जाएगा। अब इसने पावलोव या स्किनर या इनका विरोध कैसे किया था? तो इन्होंने कहा था कि भाई आप संकेत अधिगम समझा रहे हो कि संकेत के माध्यम से अधिगम होता है, जबकि टॉलमैन क्या कहता है कि अधिगम कर लेता है, संकेत तो एक बीच में माध्यम होता है। दोनों चीज को ध्यान रखना। एक जैसे देखो पावलोव का अपन ने सिद्धांत पढ़ा, क्या था? घंटी बजती भोजन देता, घंटी बजती और भोजन देता। अब पावलोव को क्या लग रहा है कि ये घंटी बजा करके मैंने उसको भोजन दे खिलाना सिखा दिया, इसका मतलब उसको लग रहा है कि संकेत से मैंने अधिगम करवाया, जबकि टॉलमैन का ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है। घंटी बजने का एकमात्र एक संकेत है, एक चिन्ह है कि अब मुझे भोजन प्राप्त होने वाला है, वो अधिगम की रेखा के अंदर या अधिगम के रूप में नहीं है। आप घंटी बजाओ मत, घंटी बजाओ और भोजन मत दो, क्या कुत्ता प्रतिक्रिया करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर उद्देश्य नहीं है, उसके अंदर लक्ष्य नहीं है। तो व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण सीखता है, बिना उद्देश्य के अधिगम नहीं करता। ये संकेत जो आते हैं वो उद्देश्य रहित होते हैं, ये जितने भी बीच में संकेत आते हैं या चिन्ह आते हैं वो उद्देश्य रहित होते, इसीलिए उनको वो एक समय के बाद में धीरे धीरे भूल जाता है। जैसे देखिएगा, किसी भी व्यक्ति ने घर के अंदर कुत्ता पाल रखा है और उसने एक तरीका बना रखा है कि वो सीटी बजाता है, कुत्ता उसके पास में आता है, वो कुत्ते को दूध पिला देता है या बिस्किट खिला देता है। अब मुझे ये बताओ, क्या उस सीटी से कुत्ते ने कुछ सीखा है? नहीं। उस सीटी की आवाज सुन करके बस इतना सा अर्थ निकाला जा रहा है कि मुझे भोजन मिल रहा है, यानी कि कुत्ते का जो व्यवहार हो रहा है वो सीटी के प्रति नहीं हो रहा है, उस भोजन के प्रति हो रहा है। सीटी तो बस केवल एक संकेत का काम कर रही है। तो ये इनका कहने का मतलब है कि संकेत चिन्ह एक मात्रात्मक होते हैं, एक संकेत केवल संकेत होते हैं, इसके पीछे जो व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है उस उद्देश्य के प्रति व्यक्ति क्या करता है, कोई कार्य करता है, बाकी नहीं करता। जैसे हमारे विद्यालय के अंदर छुट्टी होती थी, घंटी बजती थी, तो घंटी बजी ना तो हमने प्रतिक्रिया उस घंटी के प्रति नहीं की, घंटी तो केवल संकेत है कि छुट्टी हो गई, हमने प्रतिक्रिया की अपने घर की तरफ, भागे और सीधे कहां निकल गए घर। अगर घंटी के प्रति की होती तो क्लास से बाहर निकल के उस घंटी को देखते गया कैसी बज रही है ना, आवाज कैसी आ रही है, सुनते सुनते थोड़ी हम सीधा घर की तरफ निकलते। मतलब उसने केवल एक माध्यम बनाया है, एक संकेत बनाया है, एक चिन्ह बनाया है कि जिससे व्यक्ति अपने उद्देश्य तक पहुंच जाए। तो इसने कहा कि पूर्ण अधिगम संकेत के माध्यम से जो होता है उसमें एक उद्देश्य छुपा हुआ होता है, उसमें एक टारगेट छुपा हुआ होता है, उसमें एक लक्ष्य छुपा हुआ होता है। तो व्यक्ति उस लक्ष्य के प्रति व्यवहार करता है, ना कि आपके इसके प्रति। और इसी ने कहा कि यह एक प्रकार का संज्ञानात्मक मानचित्र है। जैसे देखिएगा, व्यक्ति आपका ही उदाहरण जैसे वो चल रहा था कि आप यूनिवर्सिटी से घर जा रहे हो या अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज से आप कहां जा रहे हो, अपने घर पे जा रहे हो। तो आप जब घर पे जा रहे हो या आप जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो ना, उसमें चाहे मेडिकल आ रही है, कोई होर्डिंग आ रहा है, कोई दुकान आ रही है, कोई हैंडपंप आ रहा है, कुछ भी चीज आ रही है, कोई चौराहा आ रहा है, इसका एक मानचित्र बन रहा है आपके संज्ञान में कि अब ये आया है, अब मुझे यहां से ऐसे मुड़ना है, ये अब आया है ऐसे मुड़ना है। ये संकेत एक मानचित्र है जो आपको लक्ष्य तक लेकर के जाता है, एक मैप है जो आपको अपने टारगेट तक लेकर के जाता है। इसीलिए इसने इसका नाम दिया कि चिन्ह एक प्रकार का संज्ञानात्मक मानचित्र है, एक प्रकार से व्यक्ति का संज्ञानात्मक ज्ञान यही है, यही उसकी संज्ञानात्मक विकास है। इसीलिए तो इसको जोड़ा गया कि वो संकेत से सिखा रहा है, ये व्यवहारवाद है। फिर जो संकेत से सीख रहे हैं उसको उसने कहा कि ये संज्ञानात्मकता है, इसका मतलब ये संज्ञानवाद है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये व्यवहारवाद और संज्ञानवाद का एक प्रकार का मिश्रण है, एक प्रकार का क्या बनाया गया है, ये मैशअप बनाया गया है। आपको ये ध्यान रखना है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा मैं इसके ऊपर समय अब नहीं लेना चाहता। अब देखिएगा, इसके ऊपर कुछ कथन आपको याद रखना है। क्या ध्यान रखना है?
यह सिद्धांत उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर बल देता है। क्लियर? एक याद रखना है, यह सिद्धांत अव्यक्त व्यवहार तथा अधिगम को अलग अलग बांटता है, अलग अलग बांटता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम तथा निष्पादन दो अलग अलग क्रिया है, दो अलग अलग क्रिया है ना। यह भी आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है, ध्यान रखना है। यह संकेतों को संज्ञानात्मक मानचित्र के रूप में प्रस्तुत करता है। एक चीज और ध्यान रखना, यह अंतः दर्शन को अस्वीकार करता है। कैसे समझाता हूं? अंतः दर्शन को अस्वीकार करता है, अस्वीकार करता है। जैसे हमने कोहलर का सिद्धांत पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत मैंने आपको ये लाइन बताई थी कि कोहलर के सिद्धांत के अंतर्गत, कि कोहलर के सिद्धांत में जब जो आपके चिंपैंजी होता है, जो सुल्तान होता है, वो जब केले को प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो बैठ करके चिंतन करता है और उसको आकस्मिक कोई सूझ उत्पन्न होती है, अंतर से कुछ चीजें अंतः दर्शन करके वो कुछ सोचता है। इसने कहा ऐसा नहीं होता है, व्यक्ति अंतः दर्शन से कुछ नहीं सोचता है, जो कुछ भी करता है वो संकेतों के माध्यम से करता है। उसको लकड़ी दिखी तो उसको एक संकेत मिला कि इसके माध्यम से मैं इस तक पहुंचा जा सकता हूं। तो इन्होंने जो सारा जोर दिया है ना मेरे दोस्तों, वो किसके ऊपर दिया है दोस्तों? तो आपको ये ध्यान रखना है, सारा जोर जो दिया है वो इस चीज के ऊपर दिया है कि अंतः दर्शन जो है इसको इन्होंने क्या कर लिया दोस्तों, अस्वीकार कर लिया। ये भी आपको क्या रखना है, इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। इसके मुख्य कथन के अंदर आपको ये चीज क्या करनी है दोस्तों, ऐड करनी है दोस्तों। फिर आपको ध्यान रखना है, यह सिद्धांत व्यवहार की सामूहिकता पर बल देता है, सामूहिकता पर बल देता है। सामूहिकता पर बल देने का मतलब क्या हो गया, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक तो अधिगम में यह हो रहा है कि केवल घंटी के ऊपर जोर दिया जा रहा है, एक भोजन के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ये घंटी और भोजन दोनों के ऊपर जोर दे रहा है कि दोनों चीजें इसके अंदर क्या है दोस्तों, जरूरी होती है। एक और ध्यान रखना इस सिद्धांत के अंतर्गत कि बहुत सारी किताबों में यह लिखा हुआ होता है कि टोलमैन ने पुनर्बलन को नहीं माना है। ऐसा नहीं है। टोलमैन ने क्या किया था कि संकेत को महत्वपूर्ण मान लिया था, इसीलिए इसने कहा था कि पुनर्बलन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। यानी कि इस सिद्धांत के बाद पुनर्बलन के अंदर कमी आ गई या पुनर्बलन का प्रभाव कम कर दिया, इसने समाप्त नहीं किया। ये कहते हैं कि जब संकेत के माध्यम से सीख रहा है तो पुनर्बलन की या प्रबलन की कोई खास भूमिका नहीं हो पाती। पूर्ण रूप से इसने पुनर्बलन को समाप्त नहीं किया, यह भी ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, इस सिद्धांत ने प्रबलन के प्रभाव को कम कर दिया। इस सिद्धांत ने प्रबलन के प्रभाव को कम कर दिया। प्रबलन का जो प्रभाव होता है इसको इसने क्या कर दिया दोस्तों, न्यून कर लिया। प्रबलन के सिद्धांत को इतना महत्वपूर्ण इसने नहीं माना, यह भी आपको ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है दोस्तों। फिर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार बदलता रहता है, व्यवहार बदलता रहता है।
निश्चित नहीं होता, बदलता रहता है। कैसे देखिएगा, जैसे आपने पहले संकेतों के माध्यम से अपने घर जाना सीखा, अब धीरे धीरे आप खुद ही संकेतों का क्या किए जा रहे हो दोस्तों, त्याग किए जा रहे हो। अब आप संकेतों को महत्वपूर्ण मान ही नहीं रहे, अब आप संकेतों की उपयोगिता को समझ ही नहीं रहे। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि धीरे 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 इसका प्रभाव अपने आप क्या होता चला जाता है मेरे दोस्तों, कम होता चला जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्यवहार क्या है दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार जो है दोस्तों बदलता रहता है। यह भी आपको क्या करना है, ध्यान रखिए। यह सिद्धांत भी साहचर्य पर बल देता है, संबंध स्थापित करने पर। यह सिद्धांत भी साहचर्य पर बल देता है ना। साहचर्य अपन ने पढ़ रखा है, संबंध स्थापित करना, ठीक उसी तरह यह सिद्धांत उद्देश्यपूर्ण क्रिया पर बल देता है। उद्देश्यपूर्ण क्रिया पर बल देता है, बल देता है। यह सिद्धांत भी आवश्यकता पर बल देता है। यह सिद्धांत भी जिस प्रकार से सीएल हल का सिद्धांत देता है ना, वैसी यह सिद्धांत भी आवश्यकता पर बल देता है। ये कुछ थॉट्स हैं जो इसके बारे में आपको याद रखने हैं। और बड़ा सिंपल सा साधारण सा एक सिद्धांत है जिसको अपन कहते हैं टॉलमैन का सिद्धांत। वो आपके यहां पे क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, पूर्ण हो जाता है। एक बार मैं आपको पूरा सिद्धांत फिर से समझा देता हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, है ना। मैं अब मनोविज्ञान अधिगम जितना बड़ा आपके सोच रहे हैं अब उतना बड़ा रहा नहीं है, अधिगम खत्म होने वाला है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैंने छोटे छोटे सिद्धांत को भी आपको डिटेल से पढ़ाया है। छोटे छोटे सिद्धांत को भी मैंने जितना इंपॉर्टेंस पावलोव के सिद्धांत को दिया है उतना ही इंपॉर्टेंस मैंने टॉलमैन के सिद्धांत को भी दिया है। ऐसा नहीं है कि उन सिद्धांतों को मैंने डिटेल से पढ़ाया और इन सिद्धांतों के अंदर मैंने घास काट लिया, बिल्कुल नहीं काटी दोस्तों, है ना। आप ये मत मानिएगा कि मैं किसी सिद्धांत को छोड़ रहा हूं, मैं हर सिद्धांत को व्याख्यात्मक रूप से पढ़ाता हूं। हाँ, ये बात अलग है कि टॉलमैन के सिद्धांत में से केवल मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है या जिसका संबंध शिक्षा मनोविज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ है। अन्यत्र कोई चीज है तो उसको मैं अपने आप ही क्या कर लूंगा, त्याग कर दूंगा। तो ये आपको हल्का सा ध्यान रखना है। तो मैंने कहा कि चिन्ह अधिगम का सिद्धांत या इसको कहेंगे साइन लर्निंग थ्योरी, जो किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों, तो ध्यान रखना है टॉलमैन के द्वारा इसको दी गई थी। आपको ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा सिद्धांत है जो व्यवहारवाद और संज्ञानवाद का क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। एसआर और गेस्टाल्टवाद का एक मैशअप कहलाता है। दोनों को जोड़ा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसके उपनाम की मैं बात करूं दोस्तों तो इसको संकेत अधिगम का सिद्धांत, प्रत्याशा का सिद्धांत, उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत, संकेत गेस्टवाल्टवाद का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। टॉलमैन ने अपना सारा रिसर्च कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अंतर्गत किया था और वहां पे एक किताब लिखी थी जिसका नाम है परपेसिव बिहेवियरिज्म इन मैन एंड एनिमल्स। मैंने आपको यह सिद्धांत पूरा समझाया कि उसने सबसे बड़ा प्रयोग जो किया था वो भूल भुलैया के ऊपर किया था। एक चूहे को भूल भुलैया वाले रास्ते के अंदर छोड़ दिया जाता है और कुछ संकेत रख दिए जाते हैं और वो संकेतों के माध्यम से पहचान करते करते अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और फिर बिना संकेतों के भी अपने लक्ष्य तक चला जाता है। ये संकेत जो निष्पादित नहीं हुआ है उसका नाम उसने अव्यक्त अधिगम दिया है और अव्यक्त अधिगम की बात करने वाला टॉलमैन पहला मनोवैज्ञानिक है। इससे पहले अव्यक्त अधिगम की विचारधारा को किसी ने भी प्रस्तुत नहीं किया था। फिर आपको ध्यान रखना है यह सिद्धांत उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर बल देता है। इनके अनुसार कोई भी व्यवहार निरुद्देश्य नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति संकेत को सुन के कोई क्रिया कर रहा है तो संकेत के पीछे छुपे हुए उद्देश्य के लिए क्रिया कर रहा है, केवल उस संकेत की क्रिया नहीं कर रहा है। जैसे दरवाजे के ऊपर कोई घंटी बजाए तो हम उस घंटी के प्रति क्रिया नहीं कर रहे, यार क्या प्यारी आवाज आ गई, उसके प्रति नहीं, हमने प्रतिक्रिया की कि घंटी बजाई मतलब कोई आया है, तो जो आया है ना उसके प्रति हमने अनुक्रिया की है, ना कि घंटी के प्रति अनुक्रिया की है। ये इन्होंने कहा कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार बना रहता है ना। यह सिद्धांत अव्यक्त व्यवहार तथा अधिगम को दो अलग अलग भागों के अंदर बांटता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम और निष्पादन दो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं, दोनों को इसने भिन्न भिन्न कर दिया। यह संकेतों को संज्ञानात्मक मानचित्र के रूप में प्रस्तुत करता है, यह अंतःदर्शन को अस्वीकार करता है, यह सिद्धांत व्यवहार की सामूहिकता पर बल देता है।
इस सिद्धांत ने प्रबलन के प्रभाव को क्या कर दिया, कम कर दिया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार बदलता रहता है, यानी कि व्यवहार अस्थिर या निश्चित नहीं होता, व्यवहार के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। फिर ध्यान रखना, यह सिद्धांत भी साहचर्य पर बल देता है, यानी कि संबंध स्थापित करने पर बल देता है। जैसे आप संकेतों के माध्यम से अपने घर तक पहुंच रहे हो, तो ये सारे संकेत के साथ में आप क्या कर रहे हो, एक प्रकार का रिलेशन या एक प्रकार का संबंध स्थापित कर रहे हो। यह सिद्धांत उद्देश्यपूर्ण क्रिया पर बल देता है और यह सिद्धांत भी आपकी आवश्यकता के ऊपर बल देता है। यह भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। यह सिंपल, साधारण और बड़ा सुशील सा सिद्धांत टॉलमैन का सिद्धांत था और मैं आशा करता हूं कि यह सिद्धांत आपको एक बेहतरीन तरीके से या उचित तरीके से समझ में आ गया होगा। बड़ा छोटा, बड़ा प्यारा और बड़ा खूबसूरत सिद्धांत आप इसको कह सकते हो, जिसमें कोई फालतू की बात नहीं थी, सीधी सीधी मैटर की बात की और बड़ा सटीक सिद्धांत दिया गया था। इसीलिए उसे उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का जनक भी टॉलमैन को अपन कह सकते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी बात जो है इस सिद्धांत के संदर्भ में की। तो बिल्कुल आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्नचित्त रहें, आनंद में रहें, मजे लेते रहें, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी मजबूत करते रहें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।